स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कि डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना, यानी कि इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो नीड्स होंगी उनकी ध्यान में उनको भी ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं। देखो, रियो डी जेनरियो की अर्थ समिट हुई थी 1992 में। तो इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट एट रियो डी जेनरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। 1992 की जून में 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स के जो हेड्स थे वो कहाँ पर मिले थे, ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो में। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो इन्वामेंटल प्रोटेक्शन था, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इसको लेकर के मीटिंग हुई थी। इसको लेकर के ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। और यहाँ पर जो लीडर्स आए हुए थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर सभी लीडर्स ने साइन किए थे। क्योंकि उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, तो इस वजह से ये पहली अर्थ समिट हुई थी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड द एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। तो ये इस तरीके से एजेंडा 21 के रूप में फॉरेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। क्योंकि क्या करना था कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था, यानी इस तरीके का डेवलपमेंट करना था जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। अब देखो, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं उनका कई पर्पज से यूज़ होता है। जैसे कि पहला फॉरेस्ट है, दूसरा है कि लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है। पहली तो हो गई जो बैरन लैंड होती है, वेस्ट लैंड होती है। दूसरी ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में होती है, चाहे वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हो, रोड हो, फैक्ट्रीज हो। देखो, वो ज़मीन है, वो यूज़ तो फिर भी हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में ही यूज़ हो रही है। उस पर बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है, ज़मीन पर ही बन रही है, तो वो यूज़ तो हो ही रही है, लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए नहीं होती है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे परमानेंट पास्चर या ग्राजिंग लैंड होती है, यानी यहाँ पर पशुओं के चराने के लिए जगह होती, परमानेंट होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स को उगाने के लिए होती हैं। तीसरा ये है कि जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है, यानी कि जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है, यानी ऐसी लैंड जहाँ पर 5 साल हो गए और एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, यानी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ऐसी ज़मीन 5 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी बिना खेती के पड़ी हुई है, तो इस तरीके की जो ज़मीन होती है वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आ जाती है। फेलो लैंड्स 2 तरीके की होती है। करंट फेलो लैंड्स, यानी कि इसमें लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जो करंट फेलो लैंड होती है उसमें क्या होता है, 1 साल या 1 से कम साल के लिए जो विदाउट एग्रीकल्चर रहती है लैंड, उसको हम करंट फेलो बोलते हैं। और अदर देन करंट फेलो कौन सी होती है, ऐसी लैंड जो 1 से 5 साल 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर में अनकल्टिवेटेड रहती है। इतने टाइम उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, कल्टीवेशन उस पर नहीं होता है, तो इस तरीके से वो अदर देन करंट फेलो हो जाती है। नेट सोन एरिया, जो एरिया जो एग्रीकल्चरल ईयर है उसमें 1 से ज़्यादा बार जिसमें बुवाई हो जाती है, इस तरीके का जो एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया हो जाता है उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है लैंड का कहाँ कहाँ पर, वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड का जो यूज़ पैटर्न है इंडिया वो किस तरीके से है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स। देखो, दोनों तरीके से डिटरमाइन होता है। फिज़िकली फैक्टर जैसे ट्रोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, और उसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर, दोनों फैक्टर हैं। फिज़िकल फैक्टर
और ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में आपका टोपोग्राफी होगा, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.2 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for the most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also been not surveyed. देखो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और अगर हम लैंड यूज डेटा देखें तो उसमें केवल 93% जोग्राफिकल एरिया है जिसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम असम को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट में जो असम है वो पूरी तरीके से इसमें नहीं आता है काम में। दूसरा कुछ ऐसे एरिया हैं जो जम्मू कश्मीर के जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और कुछ चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इस तरीके के जो एरिए हैं जो कल्टीवेशन के अंडर में नहीं आ रहे हैं, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है जिसकी लैंड का हमारे द्वारा यानी हमारी कंट्री के द्वारा, तो इस तरीके से उनको सर्वे में नहीं लाया जाता है। ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। जो ज़मीन है जो परमानेंट पास्चर में आ रही है वो भी डिक्रीज़ हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। यानी देखें तो हम किस तरीके से जो यूज़ कैटल पॉपुलेशन है हम उसको किस तरीके से फीड कराएंगे और इसके कुछ जो परिणाम हैं वो क्या होंगे। तो मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। देखो इसके अलावा जो अदर देन करंट फैलो लैंड्स हैं या तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर उनके जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है, यानी कि अगर उसमें कल्टीवेशन किया भी जाए उस ज़मीन पर तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। तो या तो जो ज़मीन होती है जो अदर देन करंट वैल्यू है लैंड्स हैं वो कैसी हैं, या तो उनकी क्वालिटी पुअर होगी या फिर उनमें कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है उसकी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। हैज़ दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। इस वजह से क्या होता है कि ये इस तरीके की जो लैंड होती हैं उनको केवल एक या दो बार ही उस पर कल्टीवेशन होता है 2 या 3 साल में, यानी 2 या 3 साल में एक ही बार उन पर खेती की जाती है, क्योंकि उनका जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है या फिर उनकी क्वालिटी पुअर होती है। इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area। अगर ये सारे एरिया को हम क्या करते हैं कवर कर लेते हैं नेट सोन एरिया में, अगर हम इसको मिला लेते हैं तो जितना परसेंटेज नेट सोन एरिया का इंडिया में आ रहा है वो कम से कम 54% टोटल हो जाएगा, यानी जो टोटल पार्ट है रिपोर्टिंग एरिया है उसका 54% एरिया नेट सोन एरिया में आ जाएगा। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग होता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अगर हम देखें तो पंजाब का और हरियाणा का टोटल 80% एरिया इसमें आता है, नेट सोन एरिया में आता है। लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखें तो उसका केवल 10% ऐसा एरिया है जो नेट सोन एरिया में आता है, यानी 10% से भी कम एरिया है। लेकिन अगर हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट को देखें तो उनका 80% एरिया नेट सोन एरिया में आता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। देखो जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारी कंट्री में जितना होना चाहिए उससे कम है, यानी कि हमारे में कम से कम 33% जोग्राफिकल एरिया में हमारा जोग्राफिकल एरिया उसका 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, जो कि अब नहीं है। एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, यानी कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, यहाँ पे देखो ये कब बताया गया, ये आउटलाइन किया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952
52 में। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये बात क्लियर है कि अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है तो फॉरेस्ट यानी जो कि जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। तो ये कंसिडर किया गया था कि इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, वहीं पर रहते हैं और वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से जो इकोलॉजिकल अगर बैलेंस रखना है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है तो फॉरेस्ट एरिया का होना भी बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज द वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। इसके अलावा जो लैंड का पार्ट है कुछ तो वेस्ट लैंड के तौर पे होता है और कुछ नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में होता है। वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड इंक्लूड करता है रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया को, ठीक है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। देखो दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि जो फॉरेस्ट एरिया उसके अलावा वेस्ट लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी होता है। तो वेस्ट लैंड में हमारा आ जाएगा रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया। और अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में देखें जो लैंड है उसको देखें तो वहाँ पर सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री इन सबको इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि देखो होता तो ये भी ज़मीन पर है, चाहे आपकी इंडस्ट्री लगे, चाहे रोड बना हुआ है, चाहे कहीं सेटलमेंट है, तो वो सब कहाँ है? ज़मीन पर ही है। तो उसको किस में लिया आता है? नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डेग्रेडेशन। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। और क्या होता है अगर कंटिन्यूसली किसी भी ज़मीन का, किसी भी लैंड का क्या होता है लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है बिना उसके कंजर्व करने के लिए, यानी जो मेजर्स चाहिए उसके कंजर्वेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है उसको कंजर्वेशन अगर नहीं किया जा रहा है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है और उसका लगातार यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? लैंड डेग्रेडेशन बढ़ जाता है जो हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही हानिकारक हो जाता है। लैंड डेग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।